निर्माण किस प्रक्रिया के आधार से कैसे होता है? तो जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, मतलब आंतरिक बल के कारण से होता है। फिर बाह्य बल जो है किस क्रिया के कारण से तमाम सारी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जैसे आप देख लेंगे जल के द्वारा जो है स्थलाकृति, जैसे नदी है, नदी अपरदन के द्वारा या निक्षेपण के द्वारा कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। जैसे निक्षेपण से डेल्टा, अपरदन से वी आकार की घाटी, सुने होंगे आप लोग। उसी तरह से आप लोगों ने सुना होगा हिमानी द्वारा अपरदन, भूमिगत जल द्वारा अपरदन, समुद्र द्वारा अपरदन। समुद्र की लहरें जो है तटों पर कुछ अपरदन करती हैं ना, कुछ निक्षेपण भी करती हैं, डिपॉजिट करती हैं। तो ये जो बाह्य बल है, एक्सोजेनिक जो फोर्सेज हैं, ये कैसे कार्य करती हैं, तो ये प्रक्रिया कार्य करने की क्या है ये समझेंगे कि मतलब ये अब घर्षण है, सन्निघर्षण है, ये कैसे प्रक्रिया करती है। आज पहले इसको थोड़ा सा जानेंगे और फिर इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि नदी अपरदन के द्वारा, नदी निक्षेपण के द्वारा जो क्या व्यवस्थाएं हैं, समुद्र के द्वारा, हिमानियों के द्वारा, पवन के द्वारा, अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों के बारे में, जो कि हर सेगमेंट पहले जान लीजिए, हर परीक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है। यूपीएससी के लिए तो ये एक समझने की वरदान तरीका है। जरूर एक संरचना जैसे अभी आपने देखा था हिमानी वाला जो लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, अभी जो झील बन रही थी तो उसमें देखा था आपने सर्क एक संरचना थी कि सर्क का निर्माण हो जाता है, सर्क कैसे ये बनती है। तो सब आज हम लोग यहीं पे इसी वाले सेगमेंट में सब लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं बहिर्जात बल। बहिर्जात बल ठीक है। तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में देख लें, फिर इसके बारे में बात करें। चलिए, तो बहिर्जात बल कैसे कैसे करता है क्रिया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है इनके द्वारा जो अपरदन के द्वारा या निक्षेपण के द्वारा जो क्रियाएं हैं वो इम्पोर्टेंट आपके लिए है। जैसे एक शब्द आपके लिए है अपघर्षण, आप पूछते हैं अपघर्षण क्या चीज़ होता है, या सन्निघर्षण क्या है, या संक्षारण क्या है। तो ये सन्निघर्षण संक्षारण के द्वारा होता क्या है, अपरदन वाली क्रिया होती है कि निक्षेपण वाली क्रिया होती है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी अभी आपको स्पष्ट होगा, तो थोड़े पता होंगे तो बात करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। नोट करें इसमें, पृथ्वी की सतह पर या भूपटल पर, शब्द कुछ भी लिख सकते हैं, पृथ्वी की सतह पर या भूपटल पर उत्पन्न होने वाले बहिर्जात बल, होने वाले बल को, उत्पन्न होने वाले फोर्स को, बल को बहिर्जात बल कहते हैं। क्योंकि ये बल कहाँ उत्पन्न होता है दोस्तों, सतह पर होता है, कार्य करता है। आंतरिक बल जमीन के नीचे करता है और बाह्य बल सतह पर कार्य करेगा। सतह पर करेगा, कोई संरचना को बनाने का कार्य करेगा। मान लो जैसे हवा चल रही है, हवा ने क्या किया, निक्षेप जो है अपरदन कर डाला, किसी जो है मिट्टी की सतह है उसको काट डाला। हवा के द्वारा से आप देखते हैं कि मतलब कटाव होता नहीं है, और ये जगह कहीं डिपोजिट जमा कर दिया तो नई संरचना बना दी उसमें। तो ये एक मतलब इस तरह से आपका कार्य हो जाता है बहिर्जात बल का। तो आगे लिखें, बहिर्जात बल को भूमि के विघर्षण बल, बहिर्जात बल को भूमि विघर्षण बल, भी कहा जाता है। ठीक है, विघर्षण बल से कहा जाता है। ठीक है,
वियरिंग डाउन फोर्स, इसकी इंग्लिश वर्ड है इसके लिए वियरिंग, WEARING, वियरिंग डाउन फोर्स की संज्ञा दी जाती है या के नाम से जाना जाता है। यह बल भूपटल पर समतल की स्थापना करता है। यह बल भूपटल पर इसका निर्माण करता है, समतल या समतलीकरण का प्रयास करता है, समतल का निर्माण करता है। कौन सा बल? बहिर्जात बल कहिए इसको या कहिए विघर्षणी या विघर्षण बल। क्या करता है? ये समतल करने का प्रयास करता है। क्या है कि जैसे मान लो आंतरिक बल की कार्य कोई संरचना से बन गई, अब ये संरचना इतनी ऊंची हो गई कि पहाड़ी के जैसा है, अब धीरे धीरे क्या विघर्षण बल क्या करेगा, बहिर्जात बल करेगा, क्या इसका अक्षय कर देगा, मेरे चट्टाने हैं तो इसमें क्या होगा, ठंडी होगी, गर्मी का मौसम आएगा, है ना, इसमें चक्करें पैदा होंगी, फिर इसमें क्या हो जाएगा, पानी को दरारें पड़ेंगी, क्रैक हो जाएगी, तो समय के साथ क्या हो जाएगा, ग्रेविटी भी इस पे कार्य करेगी। तो ये हवाएं या नदी या किसी प्रकार से चट्टाने जिनके इकट्ठे हो जाए, ये संरचना धीरे धीरे इसके कई सारे वर्ष होंगे, तो क्या हो जाएगा, ये एक संरचना ऊंची धीरे नीचे हो गई, धीरे धीरे वो क्या करेगा, लगभग समतलीकरण करने का प्रयास करेगा। तो बहिर्जात बल का क्या है कि आंतरिक बल जो संरचनाएं उत्पन्न कर देता है उसको ही समतल करता है। हालांकि आंतरिक बल सडनली होती है क्रिया, तेजी से होती है, लेकिन विघर्षण की क्रिया बड़े लंबे समय तक चलती रहती है, कई हजार वर्ष लग जाएंगे समतल होने में। जैसे अरावली पर्वत के निर्माण में कुछ ही एक ही हलचल बहुत पर्याप्त थी, हो गया, लेकिन आज तक वो जो है उसका घर्षण हो रहा है, खत्म हो रहा है। वो उसके सबसे पुराना आप देखते हैं वलित पर्वत है वो, है ना। वर्तमान समय में कौन सा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण बचा हुआ है, यानी कि अवशेष ही केवल बचे हैं, उसके पर्वत नहीं, एक तरह से कहिए पर्वतों की मानकों में वो बिल्कुल समाप्त की स्थिति में है, ठीक है। तो यही है इसका कार्य, केवल यही है कि समतलीकरण, आंतरिक बल संरचनाओं का निर्माण करेगा, बाह्य बल उसको बराबर करेगा, ठीक है। लेकिन ये बराबर करने में बहुत समय लगता है, और बराबर करने की जो प्रोसेस होता है वो अपर्दन होता है, निक्षेपण होता है, तो ये इन सब कारणों से बहुत लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो यही जो समतलीकरण होगा, तो समतल बनाएगा कौन कौन, जैसे हवा के द्वारा होगा, पानी के द्वारा होगा, पानी मतलब नदी वगैरह के द्वारा होगा, तो ये सब चीज़ें बर्फ हिमानियों के द्वारा होगा, ये तमाम सारे जो होंगे आपके, इनके कारण से समतलीकरण होने का कार्य होगा। थोड़ा सा और भी करिए, अभी समझ में आपकी बनती जाएगी इस पर। यह बल भूपटल पर समतल की स्थापना करता है। बहिर्जात बल के बहिर्जात बल के तत्व जल, हिमानी, वायु आदि हैं। जल, हिमानी, वायु आदि हैं, मतलब जो विघर्षण बल कार्य करता बहिर्जात बल, उसके एलिमेंट कैसे होंगे। जैसे आप कोई चीज़ पढ़ेंगे या लिखेंगे तो लिखेंगे कोई एलिमेंट होना चाहिए ना, पेन होनी चाहिए तभी तो लिखेंगे आप। तो ये विघर्षण कैसे करेगा, ऐसे एलिमेंट से करेगा, उसके कुछ एलिमेंट होंगे कार्य करने वाले ना। तो जैसे जल होगा उसका एक सहयोगी जो समतलीकरण में उसका सहयोग करेगा, हिमानियाँ सहयोग करेंगे आपकी, उसके बाद वायु आपका सहयोग करेगा। ये कुछ तत्व इसके हैं। जैसे अभी आपने देखा था, कल मैंने आपको बताया था एक द्वीप के बारे में, मैंने कहा था ग्रीनलैंड की हिमानियों के द्वारा उसका कौन सी मैंने द्वीप के बारे में बताया था कल, जो आपका कनाडा का द्वीप है जिसके बारे में बताया, वो शेष हिस्सा बचा हुआ द्वीप में आपने पढ़ा है, वेरी गुड। तो वो जो द्वीप आपका है वो किसके कारण, हिमानियों के द्वारा, वो संरचनाओं का जो है उसको उस जो बना है वो हिमानियों के द्वारा निर्मित है। तो ये सब चीज़ें इसमें आपके लिए आवश्यक है। जल, हिम एवं पवन आदि हैं, तत्वों के बारे में कहा आदि हैं। इनके मुख्य कार्य यानी बहिर्जात बलों के मुख्य कार्य क्या हैं, और इनके तत्वों के माध्यम से कैसे बहिर्जात बल कौन से कार्य करते हैं, वो आपको जानना है।
इनके प्रमुख कार्य हैं या प्रमुख कार्य डैश करके लिखिए। अनाच्छादन, बहुत ही अच्छे से वर्ड है, बहुत अच्छा है। अनाच्छादन, और भी बहुत सारे अच्छे वर्ड हैं जिनके बारे में आज आपको पता चलेगा। अनाच्छादन है। अनाच्छादन के अंतर्गत अनाच्छादन के अंतर्गत प्रमुख कार्य है अनाच्छादन। उसके आगे लिखना है अनाच्छादन के अंतर्गत अपक्षय, अपक्षय, बृहद क्षरण, कमा लगा के बृहद क्षरण, अपक्षय, बृहद क्षरण, कमा संचरण, अपर्दन, संचरण, अपर्दन, निक्षेपण, आदि की, निक्षेपण आदि की सम्मिलित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। देखिए, बहिर्जात बल के तत्व कौन कौन से हैं? बहिर्जात बल या विघर्षण बल के जो तत्व हैं जल, विमानी और वायु, ठीक है, ये इनके तत्व हैं इन बलों का। और इन बलों के बारे में मैंने बताया समतलीकरण करने का कार्य करते हैं, ठीक है, समतलीकरण करने का कार्य करेंगे। इनके तत्व जो होंगे जल, विमानी और वायु होंगे। और जब ये जल, विमानी और वायु होंगे तो इनके लिए एक नामकरण किया जाएगा। इनके जो इनका कार्य जो होगा, किसका? जल, विमानी और वायु का जो कार्य होगा वो क्या कहलाएगा? अनाच्छादन कहलाएगा। और अनाच्छादन के अंतर्गत आपकी क्या चीजें आती हैं? कुछ चीजें आप जानते हैं। अपर्दन, निक्षेपण तो बिल्कुल उसमें हो गया। तो ये किसके, जैसे निक्षेपण और अपर्दन, ये दो शब्द तो बहुत अच्छे से आपको पता है। ये होते क्या है, मतलब ये निक्षेपण और अपर्दन किसके तत्व हैं? अनाच्छादन के अंतर्गत आते हैं। अनाच्छादन के अंतर्गत ये क्रियाएं होती हैं, ठीक है। अपर्दन की, निक्षेपण की जो आपको पता था। इसके अलावा तुमने अपक्षय, बृहद क्षरण, संचरण, ठीक है, ये क्रियाएं होती है अनाच्छादन। अनाच्छादन जो है ये किसके कारण से होता है? जल, विमानी और वायु के कारण से होता है। और जल, विमानी, वायु किसके तत्व हैं? बहिर्जात बल के तत्व। समझ में आई बात कुछ? तो इनके प्रोसेस से पूरा कार्य होता है। बहिर्जात बल समतलीकरण करता है, लेकिन अब देखिए ऐसे समझिए, बहिर्जात बल समतलीकरण करने का कार्य करता है। तो कैसे कर पाएगा ये बहिर्जात या विघर्षण बल? ये कर पाएगा कार्य अपने कुछ इसके तत्व होंगे, कुछ इसके रिंग्स होंगे, जिनके इसके माध्यम से काम करता है। जल, वायु और विमानी के माध्यम से कार्य करता है। और जल, विमानी, वायु जो अपनी क्रिया, अपनी प्रक्रिया करती है, उस प्रक्रिया को जो नाम दिया गया है अनाच्छादन। अनाच्छादन के अंतर्गत अपक्षय, बृहद क्षरण, संचरण, अपर्दन और निक्षेपण आदि क्रियाएं सम्मिलित, ठीक है। समझ गए बात को? चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर लाइफ क्लियर है। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो लाइफ नहीं क्लियर, ठीक है। निर्णय बहुत सारे लोग जीवन में नहीं ले पाते, और सभी नहीं ले, बहुत सारे बड़े बड़े लोग मिलेंगे आपको लाइफ में जिनको निर्णय नहीं होता। तब इसका स्टडी भी हमारे जीवन से ऐसे जुड़ी हुई है। कॉन्सेप्ट क्लियर तो क्लियर, करता कैसे कार्य आप पढ़ते रहेंगे, बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे, अपर्दन की क्रिया जानेंगे, निक्षेपण की क्रिया जानेंगे, लेकिन ये प्रक्रिया है क्या? बहिर्जात बल जानते हैं आप कि समतलीकरण करने का कार्य करता है, कैसे करता है? बहिर्जात बल की रिंग्स क्या है, हाथ क्या है, उसके हाथ क्या है? यही हाथ है, उसके रिंग्स हैं। और इनके हाथों के द्वारा जो क्रियाएं होती है उनको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है अनाच्छादन। और अनाच्छादन के अंतर्गत बहुत सारी चीजें होती हैं। कुछ
अनुच्छेद आप जानते हैं अपर्दन और विक्षेपण बृहद विशेष रूप से, फिर बृहद क्षरण है, संचरण है और अपक्षय है। ये क्रियाएं थोड़ी सी नहीं आती करने के लिए, बस इतना सा है। अब बस एक को डिटेल कर लेंगे, एक बात खत्म हो गया ना। इसे बस आप जब लिखेंगे तो बहिर्जात बलों के बारे में लिखेंगे, इतना लिख देंगे ना तो फिर आप बिल्कुल यानी कि आपको पता है, आप समझ गए हैं चीज को, बस आपने कॉन्सेप्ट एक लाइन में लिख देना है, आप कुछ है नहीं इसमें, है ना। तो फिर अब एक एक को देख लेते हैं। चलिए देखते हैं पहले को करिए एक अपक्षय, एक हेडिंग कर लीजिए अपक्षय। इसको वेथरिंग इंग्लिश में कहते हैं, WEATHERING, देखिए अपक्षय क्या होता है, वेथरिंग क्या है। अपक्षय एक एक कॉन्सेप्ट और देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से अपक्षय क्या होता है, ठीक है, एक एक लोग देखेगा। अपक्षय ताप, अपक्षय ताप, जलवायु, जल तामावायु तथा प्राणियों का कार्य है, जिनके द्वारा यांत्रिक तथा रासायनिक परिवर्तनों से, यांत्रिक तथा रासायनिक परिवर्तनों से चट्टानों में अपने स्थान पर ही टूट फूट होती रहती है। जिनके द्वारा यांत्रिक तथा रासायनिक परिवर्तनों से चट्टानों में अपने स्थान पर ही टूट फूट होती रहती है। तो क्या समझ में आया, अपक्षय क्या है, अपने स्थान पर ही किसी चीज के टूटने फूटने की क्रिया। जैसे आप इसका बहुत अच्छा उदाहरण देखेंगे, दीवालों का जो क्षरण हो जाता है, छत आप देखेंगे, छत की जो खोपड़ी टूट जाती है, क्रैक्स आएंगे। अब आप देखेंगे कि छत क्रैक हो गई, छत के बाद क्रैक होने के बाद में उसके कुछ इस तरह से पार्ट निकल गए और वहीं पे टूट के क्रैक हो गए। तो जब टूटेंगे तो भाई कोई ना कोई उसको वहाँ से हटाएगा, चाहे हवा हटाए चाहे पानी हटाए। जब हटेगा वहाँ से तो जाएगा वहाँ पर। जैसे बड़े बड़े आप देखेंगे कहीं कहीं अगर कभी हिल स्टेशन पहाड़ी क्षेत्रों में आप गए होंगे तो बड़ी बड़ी चट्टानें आपको टूटी हुई रखी रहेंगी, ऐसे हिस्से में लगे हुए जैसे किसी ने वहाँ पे उसको रखा, बड़ा सा हिस्सा रहेगा वो चट्टान के किसी हिस्से में ऐसे रखा हुआ है, बड़ा सा तो रखा नहीं है वो, किसी कारण से मतलब जो है क्रैक्स वगैरह जब पड़ी उसमें दरारें आई। चट्टानों में दरारें क्यों आती हैं, क्योंकि देखिए सूरज हमारे हर चीज़ के लिए एक तरह से कहिए रिस्पॉन्सिबल है। सूर्य क्या होता है, जैसे अभी आपको मालूम है कि रेलवे की पटरियाँ जो हैं गर्मियों में फैल जाती हैं, विद्युत के तार गर्मियों में फैल जाते हैं, ठंडियों में सिकुड़ जाते हैं। तो कैसे होता है, सूरज के कारण से होता है, गर्मी उसमें ज़्यादा मिल जाती है तो इस तरह से होता है। तो ये चट्टानें जो हैं ना दोस्तों, ये भी इनमें भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी को झेल नहीं पाते, बहुत कम होती है। ठंडक होगी तो सिकुड़न आएगी, गर्मी आएगी तो थोड़ा खिंचाव आएगा, तो थोड़ा गर्म क्रिया में उनमें क्रैक्स बन जाते हैं। और यही क्रैक्स जब बन जाएंगे तो वर्षा होगी, एसिड वगैरह कुछ इस तरह की जो बनती हैं पर्यावरण में, उनसे जब दरारों में पड़ेगा तो क्रैक्स को बढ़ाएंगे और फिर वो चट्टानें टूट जाएंगी। बड़े बड़े बोल्डर्स आपको टूटे फूटे दिखते हैं, वो सब कैसे हैं, वो सब इसी कारण
अपक्षय की क्रिया का ही परिणाम है, टूट करके वहीं रहेंगे। अब ग्रेविटी ने खींचेगी, फिर किसी माध्यम से चाहे पानी मर जाए जो भी चीज़ है उसके साथ वो मलबे के रूप में या अपरदन के रूप में किसी प्रक्रिया में चला आएगा। दीवारों में जब क्षरण हो जाता है तो क्या करता है, अब वो गिर जाता है, डिपॉजिट उसके नीचे गिरते हैं, हवा पानी उसको बहा ले जाती है। समझ रहे हैं बात को? तो ये अपक्षय की जो क्रिया है अपने स्थान पर ही टूटने फूटने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, अपक्षय। और अपक्षय भी कई तरह का होता है, रासायनिक अपक्षय है, भौतिक यांत्रिक अपक्षय है ना, और प्राणी वर्गीय अपक्षय है। ये इस तरह से कुछ अपक्षय है, तो मैं इसके बारे में अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, बस इतना ही जान लीजिए कि टूटने फूटने की क्रिया जो है वो अपक्षय कहलाती है। अब दूसरा चल लीजिए, अपरदन फिर क्या है दोस्तों, दूसरा लिख लीजिए अपरदन। इरोजन इसको कहते हैं, EROSION। अपरदन क्या होता है सबको पता है, लेकिन फिर भी जानिए कुछ चीजें। विघटित तथा वियोजित पदार्थों के, विघटित तथा वियोजित पदार्थों के, विघटित तथा वियोजित पदार्थों के अन्यत्र स्थानांतरण को, विघटित तथा वियोजित पदार्थों के अन्यत्र स्थानांतरण को अपरदन कहते हैं। अपरदन कहते हैं। अपरदन कार्य निम्न प्रकार से होता है। अपरदन कार्य निम्न प्रकार से होता है। अपरदन के जो प्रकार है वो क्या है, किन किन माध्यमों से अपरदन होता है, तो लिख लीजिए, इसमें 3-4 हैं। पहला है अपघर्षण। अपरदन के प्रकार जो है आपको किसके, अपघर्षण कैसे होता है, कैसे प्रकार, यहाँ पर आप कैसे बनाना नहीं, मैं आपको समझने के लिए बताते हैं। यहाँ पे आप लिखिए केवल, पहला लिखिए इसमें आपको अपघर्षण। अपघर्षण वहीं पर लिख लीजिए, लगातार चारों लिख लीजिए, फिर इसके बाद में करेंगे अपघर्षण, सन्निघर्षण, एक एक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सन्निघर्षण, संक्षारण, संक्षारण, जलीय क्रिया, जलीय क्रिया, संक्षारण, जलीय क्रिया, जलीय क्रिया, जलदाब क्रिया, जलदाब क्रिया, जलदाब क्रिया, नंबर आपका है। और भी कुछ है, एक बहुत ही अच्छा शब्द है उत्पाटन, उत्पाटन, आपका उत्पाटन है। बस इतना ही, 6 उत्पाटन में 6-7 आपकी क्रिया हो जाएंगे। उत्पाटन हो गया, जलदाब क्रिया हो गई, कितना है, इतना ही पर्याप्त है। प्रक्रिया संचरण हो जाएगा। अभी देखिए, अब इसमें है क्या भाई, अब आपको देखना ये है कि अपरदन की क्रिया जो होती है ना भाई, वो अपरदन कैसे होता है। अपरदन तो हम लोगों ने देखा, कटाव जान लिया कि कटाव होता है, अपरदन हो गया। नदियों का कटाव देखते हैं ना, कहीं कहीं कटाव तो आपने देखा होगा कि पानी बह रहा था। अभी कहीं पर आप आसपास के क्षेत्रों में भी देखेंगे, जो वर्षा मिट्टी वाले क्षेत्र हैं तो मिट्टी कट गई है, तो वही आप क्या कहते हैं, अपरदन हो गया। या इसकी परत किसी की मिट्टी के ऊपर की हट जाए तो आप कहते हैं अपरदन हो गया। तो अपरदन की क्रिया केवल वैसे जो दिखती है वही नहीं है, इसकी अपरदन की क्रियाओं को लगभग 6-7 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे अपघर्षण की क्रिया भी होती है, वो अपरदन के अंतर्गत आती है। पूछ लेगा अपरदन के प्रकार बताइए, या पूछेगा अपरदन के अंतर्गत कौन सी क्रिया है आती है, तो अपरदन में अपघर्षण है, सन्निघर्षण है, संक्षारण है, जलीय क्रिया है, जलदाब क्रिया है, उत्पाटन है। ये सब क्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं, आपके अपरदन के अंतर्गत आती है।
पाटन किसे कहते हैं, एक एक देख लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना सब? नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ, तो बस खाली मैसेज करते हो कि सर ने कह दिया। हाँ, कि संस्कृत है। हाँ, किसी बच्चे ने जाकर के बताया सर से, तो सर ने इधर से उधर सूचना आई कि पता चला सर कह रहे थे संस्कृत है। हमने कहा जो सही था वही कह दिया, उसमें गलत है भाई। किसी बच्चे ने या सुचिंता कोई बच्चा रहा होगा, उस सबके दर्द को महसूस करता होगा, तो कहा बच्चे ने, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, सही है वो यही। किसी बच्चे ने कहा तो मेरे पास खबर आई, हमने कहा भाई गलत क्या है इसमें, जो सही था वही कह दिया। आप सबसे कहते हैं, हमने बच्चों से कह दिया, कोई दिक्कत नहीं। यही बात थी, कोई बच्चा था बड़ा बेचारा, बहुत पेनफुल होगा, बहुत तकलीफ होगा, इस पे अगर फोकस करता तो शायद उसका प्रोग्रेस होता। बड़ा अच्छा है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो अपर्दन जैसे देखेंगे तो आप घर्षण क्या होता है भाई, जरा देख लीजिए आप घर्षण को, है ना, देखेंगे, देख लीजिए इसको, जीवन भर काम आएगा, है ना। अपर्दन सभी कहते रहते हैं, अपर्दन हो रहा है, क्षरण हो गया है, जैसे आपकी स्किन भी अपर्दित होती रहती है, एक परत गई दूसरी आ रही है, देखा है कि नहीं, कभी हुआ है? अक्सर होता है यार, नहीं हुआ है तो आने वाले समय में हो जाएगा। होता रहता है, स्किन कुछ निकलती रहती है ना, कि नई स्किन आ रही है, पुरानी स्किन जा रही है, कुछ लोगों का यहाँ से भी अपर्दन होता है, किसी का यहाँ से भी। तो कौन सा है वो, कौन सा अपर्दन है, वो अपर्दन है या इनमें से कोई क्रिया है? भाई अपर्दन अपने आप, जैसे अनाच्छादन अपने आप में कुछ नहीं है, यही है अनाच्छादन, ये संयुक्त रूप से अनाच्छादन है, और अपर्दन यही अपर्दन है, ये संयुक्त रूप से अपर्दन है, क्योंकि अपर्दन में यही होता है। मतलब अगर अपर्दन है तो कोई ना कोई इसमें से एक होगा, तभी तो अपर्दन कहलाएगा। कैसे कहलाएगा ये अपर्दन है, कौन सा कुछ हो रहा होगा इसमें। तो उसी तरह से आपने जैसे अनाच्छादन, तो अनाच्छादन क्या होता है तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई देखो जो निक्षेपण जानते हो वो भी अनाच्छादन के अंतर्गत ही आता है, वो भी प्रक्रिया है, और एक तरह टाइप होता है ना। तो ये सब प्रकार है अनाच्छादन, ठीक है। तो उसी तरह से दोस्तों, अब घर्षण देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें कोई जल प्रवाह, वह प्रक्रिया जिसमें कोई जल प्रवाह अपने बोझिल पदार्थों, वह प्रक्रिया जिसमें कोई जल प्रवाह अपने बोझिल पदार्थों, जिसका बोझ लेके, अब कौन लेके चलेगा बोझ, क्या आप लेके चलेंगे, तो बात तो है वही लेके चलेंगे, यही बोझ लेके जाएंगे। अब यही जब बोझ लेके जाएंगे तो क्या कर देंगे, कभी जमा कर देंगे, नहीं रख देंगे, या कभी कभी जो लिए रहेंगे उन्हीं से भी हथियार चलाएंगे। नदियाँ कैसे कटान कर देती हैं, ऐसे उनके साथ कंक्रीट होते हैं, बालू के पत्थर जब दीवारों पे पड़ते हैं, मतलब कटान होती है, तो उस पर वो कंकड़, वो बालू उस पर प्रहार करते हैं, उनको हीट करते हैं, तो बड़े बड़े इसी नाते तटबंध टूट जाते हैं। नदियाँ अपने दबाव को डालती है, साथ साथ में उनके जो बजरी वगैरह होती है वो भी कटान करने का कार्य करती है। समझ रहे हैं बात को, हथियार हो जाए, जैसे आपका हाथ हो इसमें चाकू, तो क्या हो भाई, मान लो हाथ में आपके बालू लगा हो, मोरंग लगा हो, आप किसी से इसी से प्रहार करिए तो उसको तो इसका चोट लगेगा ही लगेगा, शायद उसकी भी चोट लगेगी, उसके स्क्रैच आ जाएंगे शरीर में, आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इसके साथ जो मलबे रहते हैं ना, है ना, इनके साथ से हवा चलती है, तो आप देखते हो जैसे कभी गाड़ी आप चला रहे हो तो एक हवा आती है, आंखों में ऐसे लगी तो आप तो हीरो की तरह चलेंगे ऐसे थोड़ा सा करके, लेकिन अगर धूल उड़ रहे तो वहीं बैठ जाते हैं, और उसकी पहले सफाई करते हैं, आंखों से निकलो भाई तब चले कुछ आगे। कभी कभी धूल नहीं आती है हवा के साथ में, तो ये हवा के साथ जो है चीज़ ना, वो यही है। समझ रहे हैं बात को, यानी कि जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट होंगे, इनके हथियार होंगे, जिनके साथ जो डिपॉजिट आ रहा होगा, ठीक है,
वही क्रिया कहलाएगी घर्षण वाला। चलिए, वह प्रक्रिया जिसमें कोई जल प्रवाह अपने बोझिल पदार्थों में ब्रैकेट में लिख लीजिए, कंकड़ पत्थर बालू आदि ब्रैकेट बंद के बालू आदि ब्रैकेट बंद से तल तथा किनारों को क्षरित करती है। क्षरित मतलब क्षरण करना दोस्तों, कटान करना। क्षरित करती है तो उसे अपघर्षण कहते हैं। कहते हैं। अब देखो जल होगा तो नदी जल होगा। नदी में जो भी बालू बजरी जो भी चीजें होंगी ये इसके हो जाएंगे हथियार, और इन हथियारों के माध्यम से नदियां जो तटों पे कटान करेंगी या अपने तलहटी में कटान करेंगी, जो कटान करेंगी वो कटान क्या कहलाएगा? अपघर्षण। अपर्दन तो हो रहा है, वो अपर्दन ही है, मतलब तटों का कटना क्या अपर्दन है। तो अपर्दन की क्रिया जो उसमें उपस्थित कण यानी कि एक तरह से बालू बजरी या जो भी चीजें हैं उसके साथ में जो मिली हुई हैं चीजें, उनके द्वारा जो प्रक्रिया कटान करते हैं, तटों के किनारे किनारे जो कटान होती है वो कटान की क्रिया क्या कहलाती है? अपघर्षण क्रिया कहलाती है। अब यही चीज कुछ और होगी तो क्या लाएगा? संधि घर्षण कहलाएगा। करेगा कौन? किसी के कुछ हथियार होंगे भाई, किसी के हथियार होंगे, इन्हीं के एलिमेंट्स होंगे जिन हथियारों के माध्यम से वो कार्य करेगी, या जो प्रोसेस इसके जो एक तरह से अपवर्धन करने का जो प्रोसेस है इसका अपवर्धन जो प्रक्रिया है उसी का नामकरण वर्गीकरण कर दिया गया बस है ना। यानी नदी होगी या हिमानी होगी या वायु होगी, ये कुछ एलिमेंट्स लेकर के कुछ मतलब क्षरण का कार्य करेगी, यानी अपवर्धन का कार्य करेगी। अपवर्धन की क्रिया में मैंने पहले बताया आपको कि अगर बालू बजरी वगैरह के माध्यम से जो नदी के तटों में नदी कटान करती है वो क्रिया क्या कहलाती है? अपघर्षण कहलाती है। इसी तरह से कुछ और करेगा तो कुछ और कहलाएगा। समझ गए होंगे बात को? कॉन्सेप्ट यही है। चलिए, अब क्या संधि घर्षण होता है? वो क्या होता है? किनारों को क्षारित करती है तो उसे अपघर्षण कहते हैं। ठीक है, चलिए संधि घर्षण लिखिए दोस्तों। जब किसी प्रवाह में प्रवाहित होने वाली बोझिल पदार्थ यानी कंकड़ बालू पत्थर ये सब जो है, कंकड़ पत्थर बालू ये सब बोझिल पदार्थ आपस में घर्षण करके छोटे हो जाते हैं। आपस में घर्षण करके छोटे हो जाते हैं तो उस क्रिया को संधि घर्षण कहते हैं। समझ में आए इस बात? क्या देखो, इन पदार्थों के साथ खास तौर से अभी यहाँ पूरा फोकस करिए आप जल पे। नद और जल को एग्जाम्पल लीजिए। जल कैसे होगा? तो नदी का जल जहाँ जल प्रवाहित हो रहा हो, जल जहाँ प्रवाहित हो रहा हो। तो पहला मैंने आपको बताया अपवर्धन में, मैंने बताया आपको अपघर्षण। अपघर्षण में क्या होता है? नदी जल प्रवाहित होती है, इसके साथ पत्थर बालू कंकड़ जो होते हैं ये अपने तटों पर जो कटान करते हैं, तटों को जो काटते हुए चलते हैं, वो क्या कहलाता है? अपघर्षण क्रिया कहलाती है। लेकिन जब यही नदी प्रवाहित हो रही हो
बह रही हो और उसमें पत्थर कंकड़ बालू हो, आपस में सब टकरा रहे हैं। अक्सर देखिए तो बहेगा तो टकराएंगे सब आपस में ना। इसमें जो टकरा करके जो बड़ा साइज था वो रगड़ रगड़ के छोटे होते चले जा रहे हैं। तो साइज है बड़ी बालू की या छोटे बालू की, जो भी साइज हो, वो आपस में रगड़ते रगड़ते क्या हो रहे हैं और छोटे हो जा रहे हैं, घर्षण होता चला जा रहा है, उनका आकार छोटा होता जा रहा है। कहीं बड़े बड़े बोल्डर थे, टकराते टकराते छोटे छोटे बोल्डर समझ रहे हैं आपको, छोटे छोटे बोल्डरों में परिवर्तित हो गए। वही जो आपस में टकरा करके कणों का छोटा हो जाना क्या कहलाता है? सन्निकरण। इसके अलावा संक्षारण क्या है? संक्षारण में यह होता है कि कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जो घुलनशील होती हैं, जैसे चूना पत्थर की चट्टान। कास्ट अस्त्राकृतियाँ आपने सुना होगा। कास्ट अस्त्र यानी चूना पत्थर जिसमें मिला हो तो उसमें क्या हो जाएगा, पानी बरस गया या नदी उसमें प्रभु क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है, तो जैसे पानी पड़ेगा तो क्या होगा, गल जाएगा, घुल जाएगा उसमें, और भूल जाएगा तो फिर नदी के पानी के साथ प्रवाहित हो जाएगा। तो यही उसका, जैसे मान लो कोई संरचना आपकी ऐसे संरचना है, कोई भी सेब ले लीजिए आप, उसमें आधा उसमें चूना भरा हुआ है, ठीक है, चूने की चट्टानें हैं, तो चूना पानी में मिलते ही गल जाएगा, तो जो सॉलिड बचेगा वो बचेगा, बाकी बह जाएगा। तो वो भी तो उसका क्षरण हो गया, उस संरचना का क्षरण हुआ कि नहीं। ये मान लो कोई सेब है, ये ऐसी संरचना है, कोई ऐसी संरचना है, अब इसमें क्या हुआ, इतना इसका चूना बना, चूने से लेके नहीं और संरचना मान लो, ठीक, पानी जैसे मिला इसे क्या हो जाएगा, गल जाएगा, गल जाएगा, तो गल जाएगा तो फिर पानी के साथ प्रवाहित हो जाएगा, यानी ये नहीं रहेगा, मिला के संरचना ये बन गई ना, ये संरचना बनी अभी रही। गलने के बाद तो इस चट्टान का क्या हुआ, चट्टान का क्षरण हुआ ना कि नहीं हुआ। ये जो क्षरण होगा तो क्या कहलाएगा, वो संक्षारण कहलाएगा। क्लियर है? यही चीज है, यानी कि चट्टान का वो हिस्सा जो घुलनशील हो, पानी पड़ने पे खुल जाए तो चट्टान में क्षरण हो जाएगा। समझ जाएगा? कितना सन्नाटा क्यों हो रहा है, नहीं आ रहा है क्या? है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार टॉपिक। नहीं आता, किसी को नहीं आता शुरुआती दौर में, लेकिन एक बार जब समझ लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप बताने लगेंगे, वरना भागते हैं। संक्षारण क्या है, घर्षण क्या है, मतलब इससे अवॉइड करते हैं कि मतलब ये ना सामने आए, ये ना पड़े। जैसे राहु केतु मान के चलते कि रास्ते में ना, लेकिन ये राहु केतु नहीं है, ये आपके उद्धारक, इनके बारे में आपको पता है, आप अच्छे से लिख देंगे इसके बारे में। तो उम्मीद है कि ये तीन चीजें तो समझ गए होंगे, आप घर्षण समझ गए होंगे, यानी कि पत्थर, बालू और बजरी जो वगैरह जो होती हैं, नदियों में जब प्रवाहित होती है अपने जल के साथ, इनको लेके चलती हैं, इनकी चोट से जो तटबंध कटते रहते हैं वही क्या कहलाते हैं, घर्षण की क्रिया कहलाते हैं। लेकिन जब यही कंक्रीट पत्थर, चूना, बालू, बजरी साथ में चलते हैं, आपस में टकरा के जो छोटे छोटे हो जाते हैं, इनके कण और अपेक्षित छोटे हो जाते हैं, टकराने से छोटे होंगे। दो पत्थर लड़ाइए आप, बड़े बड़े पत्थर, तो क्या होंगे, टूटेंगे, छोटे होंगे, यानी कि छोटे होने की जो प्रक्रिया हो जा रही है। संक्षारण में क्या है, चूना पत्थर की चट्टानें जिन क्षेत्रों में है, वहाँ जब जल या तो वर्षा के द्वारा या समुद्री जल या कोई पानी जो है नदी का जल उस क्षेत्र से जब प्रवाहित होगा तो क्या होगा, जहाँ जहाँ चूना है उसको गला देगा और वो अपने साथ बहा ले जाएगा चूने को, ठीक है। तो बाकी जो संरचना बनेगी उन चट्टानों में क्षरण हो जाएगा, तो वही क्या कहलाएगा, संक्षारण कहलाएगा। सिंपल, चलिए लिख लीजिए संक्षारण। लिखिए, घुलनशील चट्टानों का जल क्रिया द्वारा, घुलनशील चट्टानों का जल क्रिया द्वारा घुलकर शैल से विलग होने की प्रक्रिया को, घुलकर शैल से विलग होने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। विलग होने में अलग होने की क्रिया, विलग होने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं। इससे या इस प्रक्रिया से काष्ठ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। काष्ठ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, है हाँ, स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अगला है जलीय क्रिया।
तो इसके बारे में भी लिख लीजिए। जल प्रवाह गति के कारण, जल प्रवाह गति के कारण चट्टानों में होने वाली टूट फूट को, जल प्रवाह गति के कारण चट्टानों में होने वाली टूट फूट को जलीय क्रिया कहते हैं। जैसे सागरीय तरंगे, जैसे सागरीय तरंगे, हिमानियों, सागरीय तरंगे, हिमानियों, योम नदी द्वारा, योम नदी द्वारा होता है। देखिए समुद्री लहरें आप जान रहे हैं भाई क्या होता है। समुद्री लहरें आपने फिल्मों में देखा होगा कि लहरें आती हैं जो तटों पर पहाड़ टाइप की संरचना होती है उससे टकराती हैं तो उनकी चोट से भी चट्टानें टूट जाती हैं। ठीक है, वो जो टूटने की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? जल क्रिया कहलाती है। कभी कभी आप जैसे क्षिप्रा नदी वगैरह देखिए, मध्य प्रदेश में जो पठारी क्षेत्रों में नदियाँ बहती हैं, वो नदियाँ जब अपने पानी को प्रवाह लेकर के चलती हैं तो रास्ते में जो चट्टानें पड़ती हैं उन चट्टानों पर चोट करते करते कभी कुछ चट्टानें उनको टूटती रहती हैं, तो इनके साथ बोल्डर्स भी रहते हैं। पठारी नदियों में बहुत खतरे होते हैं। उस नाते बहुत सारी नदियों के बारे में देखा होगा कि नौका गम में है कि नौका गम में नहीं है, अक्सर सुना होगा ना। तो नौका गम का मतलब यानी नौका चलने लायक है कि नहीं है। कभी कभी क्या होता है बिल्कुल एकदम सरसराती हुई जाएगी नदी और वहाँ पे गहराई बहुत कम हो, कहीं कहीं मतलब पहाड़ों से निकलती हुई चट्टानों से जाती है, तो वो सब क्षेत्र नौकागम में नहीं होते। नौकागम में जब होते हैं जब जल भरा होगा, कहीं जल भरा होगा तभी उसमें नौका चल पेगी, तो वो क्षेत्र उन क्षेत्रों में जो चट्टानें टूटती हैं वो भी हो जाएगा। फिर हिमालयी क्षेत्रों में भी ऐसी संरचनाएँ होती हैं। ठीक है, तो ये जल क्रिया हो जाएगी। आगे है दोस्तों जल दाब क्रिया, वाटर प्रेशर, जल दाब क्रिया, इसमें लिख लीजिए जल दाब के कारण चट्टानों में होने वाले अपरदन को जल दाब के कारण, चट्टानों में होने वाले अपरदन को जल दाब क्रिया कहते हैं। चट्टानों में होने वाले अपरदन को जल दाब क्रिया कहते हैं। यह मुख्यतः सागरीय तरंगों द्वारा होती है। और नेक्स्ट है दोस्तों उत्पाटन। उत्पाटन की क्रिया बहुत ही आसान है। ये आप लोग सुने होंगे उन क्षेत्रों के बारे में जहाँ हिमानी क्षेत्र होते हैं, हिमानी वाले क्षेत्र। चलिए लिखिए, थोड़ा तो बात आप समझ पाएंगे। इस प्रकार का अपरदन हिमानी क्षेत्रों में होता है, उत्पाटन वाला। इस प्रकार का अपरदन हिमानी क्षेत्रों में होता है। वर्षा तथा हिम के पिघलने से, वर्षा तथा हिम के पिघलने से प्राप्त जल, वर्षा तथा हिम के पिघलने से प्राप्त जल सैल की संधियों में सैल की संधियों में प्रविष्ट हो जाता है
शैल की संधियों में प्रविष्ट हो जाता है तथा ताप की कमी के कारण जमकर हिम का रूप धारण करके फैलता है। जिस कारण शैल कमजोर हो जाती है, फैलता है जिस कारण शैल कमजोर हो जाती है। इस तरह के कमजोर शैल के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर अलग होते रहते हैं। यह प्रक्रिया उत्पाटन कहलाती है। समझ गए होंगे आप लोग क्या होता है। ये उन जगहों पे होता है दोस्तों जहाँ पर अक्षांश उच्च होता है, यानी कि जैसे आप समझ लीजिए कनाडाई क्षेत्र या अंटार्कटिका वाले क्षेत्र। इसमें क्या होता है कि जब सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, समझ रहे हैं, तो उत्तरायण होगा तो ग्लेशियर थोड़े पिघलेंगे, तो उन क्षेत्रों में क्या होता है कि जब सूर्य उत्तरायण होगा तो थोड़ा जो हिम है वो पिघल जाएगी। बात समझ रहे हैं ना। सूर्य उत्तरायण होगा और सूर्य दक्षिणायन होगा तो जो हिम से आच्छादित क्षेत्र है उनमें कुछ अंशतः प्रभाव पड़ता है। एकदम दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जिनका अक्षांश यानी 70-60 डिग्री के आसपास, 80 डिग्री के आसपास के जो एरिए हैं उनमें सूर्य उत्तरायण होता है, दक्षिणायन होता है। या उन क्षेत्रों में जो थोड़े दिन के जो ऊंचे हिस्से होते हैं जैसे हिमालय है, जिनका तुंगता अधिक होती है, तुंगता मतलब सी लेवल से ऊंचाई, ठीक है, वो क्या होते हैं इन क्षेत्रों में किन्हीं कारणों से सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होने की स्थिति में उनके ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं। ठीक है, ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं, बर्फ यानी पिघल जाएगा तो जो चट्टाने हैं ना, तो चट्टानों में जो क्रैक्स रहते हैं उनमें पानी भर जाता है। अब क्रैक्स इतना बड़ा क्रैक नहीं, कभी चट्टाने फटी रहती है, उनके बीच में घुस गया पानी। अब क्या सूर्य दक्षिणायन हो गए, मालूम करें उत्तरी दूर की क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। अब सूर्य चले गए उधर तो क्या हो गया, टेम्परेचर उसका घट गया और ज़्यादा। तो जब घट गया तो वो जो बर्फ़ का रूप लेगा, टेम्परेचर घटेगा तो उसमें खिंचाव आने से वो चट्टानों में कमज़ोर हो जाती है चट्टानें। आप इसका उदाहरण देखिएगा, फ्रिज में आप बॉटल में पानी भर के फ्रिज में रख दीजिए, बर्फ़ जम जाए, उसका शेप देखिए कैसा हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है ना, नहीं होना चाहिए। वो भी इसको तोड़ने का प्रयास करता है, इसी नाते वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। जैसे अगर पूरी बर्फ जम गई तो बॉटल आपकी टेढ़ी 100% श्योर है कि टेढ़ी हो जाएगी आपकी बोतल। अब ये सब लोहे की बोतल डाले हैं नहीं टेढ़ी, तो वो एक अलग बात है कि, लेकिन कहने का सेंस है कि जैसे होगा वो दबाव डालता है। तो वही चट्टानों में होता है और चट्टानों में जो क्रैक्स आते हैं, बड़े बड़े चट्टानें टूट जाती हैं, वही उत्पाटन मिल जाता है। क्लियर है? चलिए, बाकी तो सब आप जानते ही हैं, थोड़ा लिखना अधिक समझना ये बचपन से सुनते आए हैं आप लोग, तो ये चीज़ें समझ में आ गई आपको बात है। चलिए आगे देखते हैं। आज मैं की क्लास जो है क्लास करेंगे, ठीक है, पुनः कर दीजिए इसको, ठीक है जी।